जैसे ही अंसा घर आती है, आरिफ उसे सख्त लहजे में सवाल करता है। उसके मुताबिक उसने अपनी बहन को यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट करने के लिए। वो बताता है कि हसनैन नाम के एक लड़के ने उसे सब कुछ बताया है। उसने अपनी आंखों से देखा कि अंसा भी बाकी स्टूडेंट्स के साथ वहां मौजूद थी। अंसा हैरान होकर पूछती है कि आखिर ये हसनैन है कौन। तब पता चलता है कि वो उसके भाई का दोस्त है और उसने ही घर आकर पुलिस स्टेशन वाला सारा मंजर बयान किया था। आरिफ का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। उसके नजदीक बात सिर्फ प्रोटेस्ट की नहीं बल्कि घर की इज्जत की है। वो बार बार यही कहता है कि उसे किसी और से मतलब नहीं, उसे सिर्फ ये जानना है कि अंसा वहां क्यों गई थी। लेकिन अंसा भी इस बार खामोश रहने वाली नहीं होती। वो पूरे एतमाद के साथ जवाब देती है कि जब एक बेकसूर इंसान के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो वो कैसे चुप रह सकती थी। वो याद दिलाती है कि अनस को झूठे इल्जाम में फंसाया गया था और उस वक्त वो खुद भी उन स्टूडेंट्स में शामिल थी जो उसके लिए इंसाफ की आवाज उठा रहे थे। अंसा की बात पूरी भी नहीं होती कि उसकी भाभी फौरन बीच में बोल पड़ती है। उसके मुताबिक ये सब आरिफ की नरमी का नतीजा है। अगर शुरू से अंसा को रोक कर रखा जाता तो आज ये दिन देखना न पड़ता। वो आरिफ को मशवरा देती है कि अब भी वक्त है, अंसा को सख्ती से काबू में रखा जाए। ये बात सुनकर अंसा को और भी तकलीफ होती है। वो गुस्से और दुख के मिले जुले एहसास के साथ कहती है कि अगर सबको उसकी हर बात से इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिर सीधा यही कह दे कि उसे घर में बंद कर दिया जाए और उसका बाहर निकलना ही बंद कर दिया जाए। लेकिन आरिफ उसकी बात सुनने के बजाय उससे सख्त वार्निंग देता है। वो साफ कह देता है कि यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई के लिए है, क्लास खत्म होते ही सीधा घर वापस आना है। किसी प्रोटेस्ट, पुलिस स्टेशन या किसी और मामले से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अंसा के चेहरे से साफ पता चल रहा होता है कि उसे ये बात बिल्कुल कबूल नहीं। उसकी भाभी फिर ताना मारते हुए कहती है कि अंसा के चेहरे से ही लग रहा है कि आरिफ की बातों की उसके नजदीक कोई अहमियत नहीं। लेकिन अंसा फौरन जवाब देती है कि उसके भाई की बात उसके लिए जरूर अहमियत रखती है। वो यूनिवर्सिटी सिर्फ तालीम हासिल करने ही जाती है, मगर जब उसकी आंखों के सामने किसी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा हो तो वो खुद को रोक नहीं सकती। ये जवाब सुनते ही भाभी एक और सवाल उठाती है। उसके मुताबिक आखिर वो लड़का था कौन जिसके लिए अंसा पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। अंसा फिर वही जवाब देती है कि अनस सिर्फ उसका क्लासमेट है, मगर भाभी उसके इस जवाब पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होती। वो बातों बातों में इस रिश्ते को एक और रंग देने की कोशिश करती है। आरिफ फौरन बीच में आ जाता है। वो अपनी बहन को सिर्फ एक बात समझाता है कि वो एक लड़की है और उसे अपनी हदूद समझनी चाहिए। उसका काम सिर्फ पढ़ाई करना और घर वापस आना है। ये कहकर वो अंसा को उसके कमरे में चले जाने का हुक्म दे देता है। अंसा अपने कमरे की तरफ चली तो जरूर जाती है, लेकिन घर का माहौल अब भी पहले जैसा ही गर्म होता है। आरिफ की बातों के बाद उसकी भाभी फिर से बात को उसी तरफ ले जाती है। वो इस बात को हजम ही नहीं कर पा रही होती कि एक लड़की अपने क्लासमेट के लिए पुलिस स्टेशन तक चली जाए। वो इशारों ही इशारों में दोबारा वही बात करती है कि आमतौर पर लड़कियां किसी क्लासमेट के लिए इस हद तक नहीं जाती। ये सुनकर आरिफ कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। वो पूरी यकीन के साथ कहते हैं कि अंसा बचपन से ही ऐसी है। उसकी फितरत ही ये है कि वो किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां उसे गलत बात नजर आती है वो फौरन उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो ये भी याद दिलाते हैं कि अंसा वहां अकेली नहीं थी। यूनिवर्सिटी के और भी लड़के और लड़कियां प्रोटेस्ट में शामिल थे। सिर्फ अंसा को निशाना बनाना बिल्कुल ठीक बात नहीं। लेकिन उसकी भाभी इतनी आसानी से बात खत्म करने के मूड में नहीं होती। वो कहती है कि उसने जो देखा था वही बता दिया है, अब मानना या ना मानना आरिफ की मर्जी है। इतना कहकर वो खामोश हो जाती है। लेकिन उसकी बातें घर के माहौल में एक शक का बीज जरूर बो देती हैं। इसी दरमियान कहानी का माहौल अचानक बदल जाता है। अंसा अपने वालिद के पास बैठी होती है और एक ऐसा सवाल पूछती है जो सिर्फ उसके घर का नहीं बल्कि पूरे मुआशरे का सवाल बन जाता है। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, आखिर ये किसने तय किया कि कौन सा काम मर्दों का है और कौन सा औरतों का? उसके वालिद हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देते हैं कि ये फैसला शायद मर्दों ने ही किया होगा। अंसा हैरान होकर उनकी तरफ देखती है। तब वो अपनी बात को मजीद वाज़ेह करते हुए कहते हैं कि जो काम मर्दों को मुश्किल लगे या जो जिम्मेदारियां वो खुद निभाना ना चाहे वो आराम से औरतों के हवाले कर देते हैं। फिर वो एक मिसाल देते हैं जो सुनकर अंसा भी मुस्कुरा देती है। वो कहते हैं कि अगर एक मर्द डॉक्टर हो तो ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर ही रहता है, लेकिन एक औरत डॉक्टर हो तो डॉक्टर होने के साथ साथ ड्राइवर भी बन जाती है, घर भी संभालती है, खाना भी पकाती है, कपड़े भी देखती है, बच्चों की तालीम भी संभालती है और जरूरत पड़े तो घर का हर छोटा बड़ा काम भी करती है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो ये सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभा लेती है। ये बात सुनकर अंसा के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट आ जाती है। वो हंसते हुए कहती है तो उसने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। अब वो ये बात अपने दोस्तों को भी जरूर बताएगी। इधर घर का ये हल्का फुल्का लम्हा चल ही रहा होता है कि दूसरी तरफ मुरसलीन के घर में परेशानियां और भी बढ़ने लगती हैं। दादा अब तक शायान के बारे में फिक्रमंद बैठे होते हैं। उन्हें याद आता है कि अभी तक मुरसलीन से ठीक तरह बात ही नहीं हो सकी। वो फौरन
अमरीन से कहते हैं कि मुरसलीन को फोन मिलाओ। इधर अंसा के घर का माहौल कुछ देर के लिए ठंडा जरूर पड़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मुरसलीन के घर में हर गुजरता लम्हा एक नई परेशानी लेकर आ रहा होता है। अमरीन बार बार मुरसलीन को फोन मिलाती है। दादा को उससे जरूरी बात करनी होती है। उन्हें शायान की फिक्र भी है और अनस की भी, लेकिन कितनी ही बार फोन मिलाया जाता है, मुरसलीन कॉल रिसीव नहीं करता। दादा की बेचैनी और बढ़ने लगती है। वो अफसोस भरे लहजे में कहते हैं कि एक पोता पहले ही पुलिस स्टेशन में था और अब पुलिस दूसरे पोते को भी अपने साथ ले गई है। उन्हें लगता है जैसे किसी बुरी नजर ने उनके पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया हो। ये सोचकर वो फौरन वहां जाने की जिद करते हैं, लेकिन इसी दौरान अमरीन और घर के दूसरे अफराद उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं। तभी घर के बाहर गाड़ी रुकती है और मुरसलीन अनस को लेकर घर पहुंच जाता है। जैसे ही अनस घर के अंदर कदम रखता है, दादा की आंखों में सुकून आ जाता है। वो फौरन अनस को अपने पास बुलाते हैं, मगर अगले ही लम्हे उनका पहला सवाल शायान के बारे में होता है। जब उन्हें बताया जाता है कि शायान अब पुलिस स्टेशन में है, तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं। शाजिद अपने बेटे का नाम सुनते ही टूट सी जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस इल्जाम को अनस अपने सर लेने वाला था, अब उसी केस में उसका अपना बेटा जेल पहुंच गया है। वो अनस की तरफ देखकर बेइख्तियार कह बैठती है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम ही सारा इल्जाम अपने सर लोगे। अनस कुछ कहने ही लगता है, लेकिन मुरसलीन उसकी बात का जवाब देता है। वो बताता है कि सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ साफ कर दिया। पुलिस के पास जब असल सबूत आ गए, तो फिर किसी भी बात को छुपाना नामुमकिन हो गया। ये सुनते ही घर का माहौल फिर से गर्म हो जाता है। मुरसलीन गुस्से में अनस पर इल्जाम लगाता है कि अगर उसके दोस्तों ने पुलिस स्टेशन के बाहर इतना हंगामा ना किया होता, तो शायद बात यहाँ तक ना पहुंचती। अनस फौरन सफाई देता है। वो कहता है कि उसने किसी को भी पुलिस स्टेशन भेजने के लिए नहीं कहा था। उसके दोस्तों ने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया, मगर मुरसलीन उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। वो गुस्से में उसकी बात काट देता है। अनस फिर भी अदब से कहता है कि उसने हमेशा वही किया जो उसके चाचा ने उससे कहा। उसने कभी उनकी बात नहीं टाली। ये सुनते ही मुरसलीन और भड़क उठता है। उसे लगता है जैसे अनस उस पर एहसान जता रहा हो, लेकिन अमरीन इस बार खामोश नहीं रहती। वो फौरन बीच में आकर अनस का साथ देती है। उसके मुताबिक जब अनस पहले ही कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता, तो फिर सब लोग मिलकर उसी को क्यों दोष दे रहे हैं। अमरीन की ये बात शाजिया को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है और इल्जाम लगाती है कि हर मामले में बोलना अमरीन की आदत बन चुकी है। दोनों तरफ से बात बढ़ने ही वाली होती है कि अचानक दादा की तबीयत खराब होने लगती है। सब लोग फौरन उनकी तरफ दौड़ते हैं। पूरे घर का माहौल एक ही पल में बदल जाता है और शाजिया अपने बेटे शायान का नाम लेते ही फूट फूट कर रो पड़ती है। उसकी जुबान पर बस एक ही बात होती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका बेटा जेल में ये रात कैसे गुजारेगा। एक माँ के लिए उस पल दुनिया का सबसे बड़ा दर्द सिर्फ अपने बच्चे की तकलीफ होता है। उसका दर्द देखकर घर के दूसरे लोग भी खामोश हो जाते हैं। इसी दरमियान अंसा के फोन की घंटी बजती है। कॉल उसकी दोस्त की होती है। जैसे ही वो उसकी आवाज सुनता है, फौरन समझ जाता है कि अंसा रो रही है। वो प्यार से पूछती है कि घर में फिर से कोई बात हुई है क्या। अंसा हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है और बताती है कि हमेशा की तरह भाई ने उसे पुलिस स्टेशन जाने की वजह से डांट दिया है। साथ ही उसकी भाभी ने भी बात को और ज्यादा बढ़ा दिया। उसकी दोस्त उसे तसल्ली देती है। वो कहती है कि इस वक्त कोई भी जज्बाती फैसला मत लेना। अभी उसकी यूनिवर्सिटी फीस का भी मसला चल रहा है और वो नहीं चाहती कि अंसा किसी नई मुश्किल में फंस जाए। ये सुनकर अंसा कहती है कि उसे अच्छी तरह पता है अपनी फीस का इंतजाम कैसे करना है। उधर उसकी दोस्त मूड बदलने के लिए मजाक करती है। वो बताती है कि उसके घर में बिल्कुल उल्टा माहौल था। उसके वालिद ने उसकी हिम्मत की तारीफ की और यहाँ तक कह दिया कि अगर किसी मदद की जरूरत पड़ी तो वो भी उसके साथ खड़े होंगे। ये बात सुनकर अंसा कुछ लम्हों के लिए बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीमी आवाज में कहती है कि अगर उसके अपने वालिद जिंदा होते तो शायद वो भी उससे बस इतना ही कहते। वो कहती है कि इंसान को हर वक्त मदद की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ इतना सुन लेना कि हम तुम्हारे साथ हैं भी हिम्मत दे देता है। इधर घर के की नजर अनस पर पड़ती है। पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद भी अनस बिल्कुल वैसे ही खामोश बैठा होता है। अमरीन के दिल में बचपन से लेकर आज तक का हर मंजर ताजा हो जाता है। वो अफसोस के साथ बताती है कि जब उसे अनस की गिरफ्तारी की खबर मिली थी तो उसने राशिद से फौरन पाकिस्तान चलने की जिद की थी। उसने अल्लाह से दुआएं भी मांगी, नफिल नमाजों की मन्नतें भी की, बस इसी उम्मीद में कि किसी तरह जल्दी से टिकट मिल जाए और वो अनस के पास पहुंच सके। फिर उसकी नजर अनस पर टिक जाती है। वो उससे एक बात पूछती है जो काफी देर से उसके दिल में दबी हुई थी। वो कहती है कि जब तुम जानते थे कि तुम बेकसूर हो, फिर भी तुमने अपने चाचा की बात मानकर इल्जाम अपने सर लेने की कोशिश ही क्यों की। अनस बहुत सुकून से जवाब देता है। वो कहता है कि उसके चाचा ने उससे जो कहा वो उन्हें मना नहीं कर सका। ये सुनते ही अमरीन का लहजा बदल जाता है। वो उसे समझाती है कि अगर कोई अपना भी गलत बात कहे तो उसे मना कर देना चाहिए। सिर्फ इसलिए हर बात मान लेना कि सामने वाला बड़ा है, ये इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।
वो अनस को याद दिलाती है कि उसके वालिद मुज्तबा बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज के इंसान थे। वो कभी जुल्म बर्दाश्त नहीं करते थे, न किसी के सामने झुकते थे और न किसी को गलत बात करने देते थे। मोहल्ले का कोई भी मसला होता सबसे पहले मुज्तबा ही आगे बढ़ते। कॉलेज में भी उनकी अपनी पहचान थी। स्पोर्ट्स हों, डिबेट्स हों या स्टूडेंट्स के मसाइल, हर जगह वो खुलकर अपनी बात रखते थे। अनस गहरी सांस लेकर कहता है कि इतनी हिम्मत के बावजूद भी उनके वालिद अपनी मोहब्बत के लिए दादा को राजी नहीं कर सके थे। ये बात सुनकर दादा, जो अब तक खामोशी से दोनों की बातें सुन रहे होते हैं, आहिस्ता से बोलते हैं। वो अनस से कहते हैं कि उसे माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं, उसने जो कहा वो सच कहा है। लेकिन साथ ही दादा उसे एक बहुत बड़ी नसीहत भी देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया का दस्तूर ही कुछ ऐसा है, जो इंसान हर बार झुकता है, लोग उसे और ज्यादा झुकाने लगते हैं। इसीलिए आज के बाद वो किसी भी नाइंसाफी को यूं खामोशी से कबूल नहीं करेगा। अनस दादा की तरफ देखता है और आहिस्ता से वादा करता है कि वो ऐसा ही करेगा। दादा को अपने बेटे मुज्तबा की याद आ जाती है। वो कहते हैं कि हालात ने जरूर उसे बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया था, लेकिन उसने अपना हौसला कभी नहीं छोड़ा। इसी दौरान अमरीन को याद आता है कि शाजिया की हालत भी ठीक नहीं। दादा उसे कहते हैं कि वो जाकर उसे तसल्ली दे। आखिर एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ से बढ़कर कोई आजमाइश नहीं होती। इधर शाजिया की बेचैनी हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रही होती है। वो बार बार मुरसलीन को फोन करती है और जिद करती है कि किसी तरह उसकी बात शायान से करवा दी जाए। मुरसलीन उसे समझाता है कि इस वक्त पुलिस स्टेशन में ये मुमकिन नहीं, सुबह होते ही वो जरूर कोशिश करेगा। लेकिन एक माँ के लिए ये तसल्ली काफी नहीं होती। वो रोते हुए कहती है कि उसका बेटा जेल में है और उसे नींद कैसे आ सकती है। इसी बीच उसका गुस्सा अमरीन की तरफ मुड़ जाता है। वो उस पर इल्जाम लगाती है कि आज उसका बेटा जेल में है तो इस सब की वजह भी वही लोग हैं जो अनस के लिए इंसाफ की बात कर रहे थे। अमरीन बहुत सुकून के साथ जवाब देती है। वो कहती है कि उसने किसी को जेल नहीं भेजा, शायान को उसके अपने अमल ने वहां पहुंचाया है। माहौल दोबारा गर्म होने लगता है। फौरन अनस बीच में आकर अमरीन से कहता है कि वो अभी अभी सफर करके आई हैं, इसलिए उन्हें आराम करना चाहिए। फिर वो मुरसलीन से पूछता है कि अब आगे क्या होगा। मुरसलीन बताता है कि सब कुछ उस जख्मी लड़के की हालत पर डिपेंड करता है, अभी तक उसे होश नहीं आया। ये सुनते ही अमरीन एक बहुत अहम बात करती है। वो कहती है कि सब लोग सिर्फ शायान की रिहाई की फिक्र में लगे हुए हैं, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि जिस लड़के का एक्सीडेंट हुआ था उसकी तबीयत कैसी है, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। ये सवाल किसी ने नहीं किया। उसकी बात सुनकर मुरसलीन खामोश हो जाता है। वो मान लेता है कि वाकई इतनी भाग दौड़ में उसका ध्यान सिर्फ अपने बेटे को बचाने पर था। जख्मी लड़के के दर्द के बारे में उसने सोचा ही नहीं। अमरीन फिर शाजिया की तरफ देखती है। वो बहुत नरमी से कहती है कि माँ की मोहब्बत दुनिया का सबसे पाक जज्बा होती है, लेकिन जब ये मोहब्बत सिर्फ अपने बच्चे तक महदूद हो जाए और दूसरे के दर्द को महसूस ही ना करे तो फिर इंसान अनजाने में इंसाफ से दूर हो जाता है। ये बात सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा जाती है। हर शख्स अपने आप से नजरें चुरा रहा होता है, क्योंकि सच कड़वा जरूर था मगर झूठ नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में बंद शायान और उसके दोस्त बिल्कुल अलग ही हाल में नजर आते हैं। लॉकअप की तकलीफ ने सबका सब्र जवाब दे दिया होता है। कोई बाथरूम ना होने की शिकायत कर रहा होता है तो कोई गर्मी और घुटन से परेशान होता है। लेकिन शायान का गुस्सा किसी और ही जगह निकल रहा होता है। वो गुस्से में कहता है कि पुलिस स्टेशन के बाहर जो लोग उसके खिलाफ खड़े थे वो उनमें से किसी को नहीं छोड़ेगा, और सबसे ज्यादा उसके निशाने पर अंसा होती है, जिसने उसे थप्पड़ मारा था और उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। अनस किचन में नाश्ता बना रहा होता है और शहरीन आ जाती है। वो कहती है कि जब घर का हर फर्द परेशान है तो उसका खाना खाना ठीक नहीं। अनस उसे समझाता है कि ये खाना दादा के लिए है, लेकिन शहरीन खाने में पानी डाल देती है। जब अमरीन आकर पूछती है तो अनस बात घुमा देता है। अगली सुबह आरिफ ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा होता है। अंसा यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार खड़ी होती है। आरिफ उसे यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत तो दे देता है, लेकिन तभी अंसा उसे अपनी यूनिवर्सिटी फीस याद दिलाती है। आरिफ फौरन गुस्से में आ जाता है। वो साफ कह देता है कि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है। अंसा नरमी से समझाती है कि वो उससे उसकी अपनी कमाई नहीं मांग रही, ये पैसा उसके वालिद ने उसकी तालीम के लिए छोड़ा था। लेकिन आरिफ उसकी बात सुनने के बजाय और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना ही गलत था और वो उसकी फीस किसी सूरत अदा नहीं करेगा। अंसा बार बार सिर्फ इतना कहती है कि अगर उसकी फीस जमा ना हुई तो उसका स्टूडेंट कार्ड ब्लॉक हो जाएगा और वो यूनिवर्सिटी के अंदर भी दाखिल नहीं हो सकेगी। लेकिन आरिफ अपना फैसला बदलने से इनकार कर देता है। यहीं से अंसा खुद अपनी फीस का इंतजाम करने निकल पड़ती है। वो किराएदार अंकल के पास जाकर उनसे एडवांस रेंट मांगती है, लेकिन अंकल की बात सुनकर अंसा के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अंकल बताते हैं कि आरिफ तो पहले ही 6 महीने का एडवांस रेंट ले चुका है, उनके पास उसकी रिसीट भी मौजूद होती है। ये सुनते ही अंसा बिल्कुल सन्न रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि जिस पैसे के लिए वो इतने दिनों से अपने भाई के आगे हाथ जोड़ रही थी वो पैसा आरिफ पहले ही हासिल कर चुका था। अंसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बेबस होकर कहती है कि अब उसकी फीस का इंतजाम कौन करेगा। इसी वक्त खुर्शीद अंकल उसकी मदद
मदद के लिए आगे आते हैं। वो कहते हैं कि अंसा की फीस वो खुद जमा करवाएंगे और जब तक उनका दिया हुआ पैसा वापस नहीं होता किराया आरिफ के बजाय उन्हें दिया जाएगा। किराएदार पहले हिचकिचाता है, लेकिन खुर्शीद अंकल उसे याद दिलाते हैं कि अंसा भी इस घर की बराबर की वारिस है। जब आरिफ एडवांस रेंट ले सकता है तो अंसा भी अपना हक ले सकती है। खुर्शीद अंकल फौरन आरिफ के नाम चेक लिखते हैं और कहते हैं कि वो शाम को यूनियन ऑफिस आकर उनसे बात कर ले। फिर अंसा को चेक देते हुए बताते हैं कि उसके वालिद जमील अपनी आखिरी सांसों तक उसकी तालीम को लेकर फिक्रमंद रहते थे। वो इस बात के गवाह हैं कि जमील अपनी बेटी का मुस्तकबिल महफूज देखना चाहते थे। ये अल्फाज सुनकर अंसा की आंखें मिलाती हैं। वो शुक्रिया अदा करती है और उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की सी किरण नजर आती है। इसी दौरान कहानी फिर हॉस्पिटल का रुख करती है। शायान के घर वाले जख्मी लड़के के घर वालों से माफी मांगने पहुंचते हैं। शुरू में उनका गुस्सा बिल्कुल कम नहीं होता। वो कहते हैं कि एक्सीडेंट से ज्यादा तकलीफ इस बात ने दी कि जख्मी को सड़क पर छोड़ दिया गया। अगर वक्त पर हॉस्पिटल आया जाता तो शायद उसकी हालत इतनी ना बिगड़ती। मुरसलीन और उसकी वालिदा झुककर अपनी गलती मानते हैं और माफी मांगते हैं। इसी बीच डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देते हैं कि जख्मी लड़के को होश आ गया है। होश आ जाने की खबर मिलते ही सबके दिलों का बोझ कुछ हल्का हो जाता है। फहाम की वालिदा अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और अपने बेटे से कहती हैं कि अब जब अल्लाह ने इतनी बड़ी रहमत कर दी है तो हमें भी दिल बड़ा करना चाहिए। फहाम भी अपनी माँ की बात मान लेता है। इसी फैसले के बाद शायान की रिहाई का रास्ता साफ हो जाता है। दूसरी तरफ घर में सब लोग शायान के वापस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही शायान घर पहुंचता है उसकी माँ दौड़कर उसके पास आती है। वो उसे गले लगाना चाहती है, उसकी नजर उतारने की बात करती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती है कि उसका बेटा खैरियत से घर लौट आया। लेकिन घर के हर फर्द का रिएक्शन एक जैसा नहीं होता। दादा का चेहरा सख्त होता है। वो शायान को देखते ही कहते हैं कि उन्हें अफसोस इस बात का है कि इतना कुछ होने के बाद भी उसने कोई सबक नहीं सीखा। शायान उल्टा ताना मारते हुए कहता है कि शायद सब लोग इसी बात से परेशान हैं कि वो जेल से बाहर आ गया है। दादा फौरन उसकी बात का जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें उसकी रिहाई से कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ इस बात की है कि उसके अंदर जरा सी भी नदामत नजर नहीं आ रही। शाजिया फौरन अपने बेटे का बचाव करती है और कहती है कि हर कोई सिर्फ उसी को दोष दे रहा है। मुरसलीन बात को बढ़ने से रोक देता है और सबको खाना खाने के लिए कहता है। इधर यूनिवर्सिटी में अंसा के दोस्त अब भी अनस का इंतजार कर रहे होते हैं। सब कहते हैं कि अनस ने उनकी दोस्ती की बिल्कुल कद्र न की। उसके लिए सबने पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाए, प्रोटेस्ट किया, अपना वक्त और सुकून कुर्बान किया, लेकिन अनस ने एक बार भी उनसे बात करना जरूरी नहीं समझा। इसी भी फोन बजता है। वो फौरन कॉल रिसीव करती है। दूसरी तरफ अनस होता है। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि असाइनमेंट सबमिट करने के लिए सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और अगर वो अभी यूनिवर्सिटी नहीं आया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। लेकिन अनस बिल्कुल बेजान आवाज में जवाब देता है कि अब आने का कोई फायदा नहीं, डेडलाइन तो गुजर चुकी होगी। अंसा उसे बताती है कि उसने सिर्फ अपना असाइनमेंट ही नहीं बल्कि उसका असाइनमेंट भी तैयार कर रखा है, बस वो जल्दी से यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ। लेकिन अनस फिर भी मना कर देता है। उसके दिल पर घर वालों की बातें इतना असर कर चुकी होती हैं कि उसका किसी से मिलने का भी दिल नहीं करता। इसी वक्त दादा उसकी बात सुन लेते हैं। वो अनस को अपने पास बुलाते हैं और बहुत प्यार से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिन लोगों से बचने के लिए तो खा के बैठे हो उन्हें तुम्हारी कोई परवाह नहीं। जो लोग बार बार फोन कर रहे हैं वही तुम्हारे अपने हैं, वही तुम्हारे सच्चे दोस्त हैं। अनस फिर भी उदास लहजे में कहता है कि जेल की सजा इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी मुश्किल घर वालों की रोज रोज की बातें और ताने बर्दाश्त करना है। वो कहता है कि हर लफ्ज उसके दिल को चोट पहुंचाता है। अमरीन उसकी बात सुनकर उसे हौसला देती है। वो कहती है कि हर इंसान की जिंदगी में ऐसे इम्तिहान आते हैं, लेकिन उनसे भाग कर नहीं, उनका सामना करके ही इंसान मजबूत बनता है। दादा भी उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और कहते हैं कि अगर उसके दोस्त उसके लिए इतनी फिक्र कर रही है तो उसे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आखिरकार अनस दादा की बात मान लेता है। वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो जाता है और इसी उम्मीद भरे लम्हे के साथ एपिसोड 5 अपने इख्तिताम को पहुंचता है। एक तरफ अंसा को अपनी तालीम बचाने की उम्मीद मिल चुकी होती है, दूसरी तरफ अनस धीरे धीरे अपनी टूट चुकी हिम्मत को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात, इस एपिसोड ने ये साबित कर दिया कि सच बोलना और सच का साथ देना कभी आसान नहीं होता, लेकिन आखिर में वही लोग कामयाब होते हैं जो मुश्किल वक्त में भी अपने जमीर का सौदा नहीं करते। अब देखना ये होगा कि अनस और अंसा की जिंदगी में आने वाले नए इम्तिहान उनके रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे या फिर उनके लिए और भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देंगे।